देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के पत्र का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि अक्टूबर 2022 में आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। संविधान और कानून के अनुसार परिसीमन के लिए 4 महीने और लगेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम चुनाव पर महत्वपूर्ण परामर्श के लिए राष्ट्रपति के साथ बैठक बुलाएं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। यह सुनवाई डिप्टी स्पीकर के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हो रही थी, जिसमें इमरान सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान की संसद को भी भंग कर दिया गया और 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने की मांग हुई थी। श्रीलंका में आई आर्थिक कंगाली से वहां के नागरिकों में कोहराम मचा है। आर्थिक संकट से परेशान देश के सभी 26 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। देश के ऊपर अरबों रुपए का कर्ज है। अस्पतालों में बिजली ठप है। बिजली की कमी से हालात ये हो गए कि मरीजों की जरूरी सर्जरी नहीं हो पा रही। कागज की किल्लत के कारण परीक्षाएं रद्द की जा रही है। कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। लोग महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो चुका है। देश के नागरिक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। People are facing very bad economic crisis. We have no fuel, we have no milk powder, we have no gas, we have no even power. More than 13 hours they are cutting our power. So people ask to our president to go home, step down. He have no vision. He don't know how to do this. He don't know how to rule this country. So people all together, people with one voice, they are asking, please step down and leave this country. My second question from you that many people are angry about the Chinese and their investment in Sri Lanka. What's your view? Shall I say in Tamil? What's your views about China and their investment in Sri Lanka? Yeah, actually, people are love this country, but they don't want to sell this. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद में कुल 13 विधेयक पेश किए गए, जिसमें से 12 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में पेश किया गया। वहीं लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 11 बिल पास हुए। तो साथ ही कहा कि इस बजट सत्र में 2021-22 और जम्मू कश्मीर के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों को पेश किया गया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष ने राज्यसभा बीएससी से 7 अप्रैल को सदन को स्थगित करने का अनुरोध किया। मैंने उनसे राज्यसभा के सभापति के सामने पूछा था और वे सभी रामनवमी और अन्य त्योहार के कारण 7 अप्रैल को सदन को स्थगित करने पर सहमत हुए। ई पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा को जवाब में कहा कि सरकार 2022-23 से अपने नागरिकों को ई पासपोर्ट जारी करने की योजना बना रही है। Thirteen bills were introduced, 12 in Lok Sabha, 1 in Rajya Sabha, and 13 bills passed by Lok Sabha, 11 bills were passed by Rajya Sabha. 11 bills have been passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha. Total 11 bills have been passed. Some important bills I would like to quote here. The Criminal Procedure Identification Bill 2022, Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022, the Constitution Scheduled Tribes Order Bill 2022, the Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022. These are the 4 important bills, and other bills have also been discussed. Further, the Weapons of Mass Destruction and the Delivery System Prohibition and Unlawful Activity Amendment Bill 22 was also passed by Lok Sabha and it is pending in Rajya Sabha. 3 short discussion under Rule 193 were discussed. तो वैश्विक परिस्थिति है उसका भी श्रीमान पुरी जी ने जिक्र किया है।
और इसके साथ ही साथ अप्रोप्रिएशन बिल में, फाइनेंस बिल में, बजट में, सभी जगह ये जो बात कर रहे हैं उसका चर्चा उठाया था, उसका रिप्लाई हो गया है और हमको गवर्नमेंट इज ऑन क्वाइट स्ट्रांग फुटेज एंड मेकिंग दिस टाइप। दिल्ली में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए संघ राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बीजेपी के सामाजिक न्याय पखवाड़ा के बारे में जानकारी दी। कि आपको ज्ञात है, कल भारतीय जनता पार्टी की 42nd स्थापना दिवस अर्थात फाउंडेशन डे था। 7 तारीख से 20 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक न्याय का पखवाड़ा मना रही है। सोशल जस्टिस जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आगे बढ़ा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय जिस प्रकार घर घर तक पहुंचा है, 7 तारीख से 20 तारीख तक इसका एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़े के साथ ही भारतवर्ष में जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किए गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का भी जायजा लेने, इन सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो सफर तय किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, कहां से कहां तक हम पहुंचे हैं, इस विषय का जायजा लेने के लिए भी केंद्रीय मंत्रीगण और पार्टी के पदाधिकारी इन सभी जिलों में जाएंगे, रात्रि निवास करेंगे, 24 घंटे रुक करके इनका जायजा करने वाले हैं। तारीख जैसे मैंने कहा, आयुष्मान भारत के लिए आज का दिन निर्धारित है। 8 तारीख पीएम आवास योजना, 9 तारीख हर घर नल की जल, 10 तारीख पीएम किसान सम्मान निधि, 11 तारीख अनुसूचित जाति उत्थान और कल्याण हेतु जितने भी योजना इस सरकार ने चलाए और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले को समर्पित यह दिन रहेगा। छात्रावासों में जाकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्री वहां अनुसूचित जाति के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, इन विषयों में चर्चा करेंगे। 12 अप्रैल को 12 साल से छोटे और 12 साल तक के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन कोरोना का चल रहा है, उस विषय पर विशेष ध्यान पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का रहेगा, मंत्रियों का रहेगा। 13 तारीख को गरीब कल्याण अन्न योजना पर चर्चा होगी और हमारे कार्यकर्ता इस विषय को लेकर जनमानस तक जाएंगे। 14 तारीख जैसे हम सभी जानते हैं, माननीय BR अंबेडकर जी की जयंती है, पार्टी अंबेडकर जयंती मनाएगी। 15 तारीख को ट्राइबल वेलफेयर, जनजाति कल्याण का विषय है। जो ट्राइबल छात्रावास हैं उनमें जाकर के जो कल्याण योग्य कार्यक्रम रहे होंगे, उन विषय पर हम चर्चा करेंगे। 16 तारीख को श्रमिक एवं असंगठित क्षेत्र में ई श्रम कार्ड के वितरण के विषय में चिंतन किया जाएगा और किस प्रकार से ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हो, उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। 17 तारीख को वित्तीय सुधार, द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स विथ विच द मोदी गवर्नमेंट हैज वर्कड एज येट, इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे, इन विषयों पर हम बल देंगे, इन विषयों तक को जमीन तक लेकर जाएंगे। 18 तारीख होगा स्वच्छ भारत अभियान के लिए और 19 तारीख होगा पोषण अभियान के लिए। 20 अर्थात द कंक्लूडिंग डे ऑफ द फोर्टनाइट, जो पखवाड़ा है उसका कंक्लूडिंग डे 20 को होगा और 20 अप्रैल होगा आजादी का अमृत महोत्सव। केंद्र सरकार ने बजट सत्र को 2 दिन रहते स्थगित कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महंगाई पर हमने सदन में सवाल पूछा कि कई चीजों पर हमने उनसे बात की। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे यही समझा जा सकता है कि जो गरीबों, किसानों की समस्याएं हैं उसे सरकार सुलझाना नहीं चाहती। सदन में सवाल उठाए और बहुत सी चीजों पे हम मनवाने की उनको कोशिश किए कि जो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी, केरोसिन,
इसके जो दाम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, चुनाव के पहले तो उन्होंने पेट्रोल का दाम कम करा और वो घोषणा की थी, लेकिन यूं ही 5 राज्यों के चुनाव हो गए और जो जीत गए, तब लोगों को वो यानी लोगों का खासकर उनका शोषण शुरू किया। गरीबों को तंग और तबाह करने का उनका जो मंशा था वो फिर शुरू हुआ। अब तक उन्होंने 10 रुपए से ज्यादा डीजल और पेट्रोल पे दाम में कि सरकार को जो गरीबों की समस्या है, किसानों की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट युवकों की समस्या है, इसको सुलझाना नहीं चाहते। तो इसीलिए हम आपके सामने ये चीज़ें रख रहे हैं। और पहले के सत्र में भी हमने बहुत कुछ बातें बोले, जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी हमने अपने मुद्दे जो रखे थे, उस वक्त भी आपके सामने वो बातें रखे हैं। तो ओवरऑल ये गवर्नमेंट चर्चा के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन रहते ही इस सदन को उन्होंने आगे डाल दिया। अचानक सदन रद्द करते हुए हमारी जो असली मुद्दा था, और सिर्फ हमारी नहीं, सरकार जिस मुद्दे पे ये सहमति जताई थी, उस मुद्दे से सरकार खुद भागे। ये सबसे बड़ी देखने वाली चीज ये होते हैं, सरकार जो देश चलाते हैं वो बीएससी कमेटी में सहमति देते हैं, और उसके बावजूद जब समय आते हैं तो भाग जाते हैं। क्योंकि जब ये बीएससी कमेटी में तय हुआ था, उस समय इनको शायद ये लगा था कि मैनेज हो जाएगी, चलो महंगाई के मुद्दे पे चर्चा कराया जाए क्योंकि मैनेज किया जाएगा। लेकिन बाद में देखा कि रोजाना सुबह होते ही जिस तरीके से बेतहाशा दामों पे इजाफा हो रहे हैं और लोगों में क्षोभ और गुस्सा, रोष पैदा होते हैं, इसके मुकाबला करना उनके लिए अभी उतना आसान नहीं होगी। इसलिए वो एस्केप रूट, ये भागने वाला राह अपनाते हुए वो क्या किया, चलो सारे सदन को रद्द किया जाए, सारे सदन को रद्द किया जाए, ये मुद्दा न रहेगी, ना कोई बांसी रहेगी, ना कोई बजाने वाला रहेगी सदन के अंदर, बस चलो सदन ही खत्म कर दे। नहीं तो ऐसा कोई ठोस वजह नहीं था ये सदन रद्द करने के लिए। कहिए 8 तारीख तक ये सरकार खुद ऐलान किया था कि सदन चलेगी, लेकिन अचानक कल शाम हमें पता चला कि ना सदन आज से रद्द किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे मुद्दा था महंगाई। ये सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहते। बजाय स्पष्ट है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी सारे कुछ स्पष्ट रूप से आपको व्याख्यान दिए हैं। ये हर सुबह एक बार तो चलो सूरज को प्रणाम, हम लोग प्रणाम करते हैं सूर्य देवता को, और दूसरी तरफ सुबह ही तोहफा मिल जाते हैं, चलो आज इसका दाम इजाफा हो गए, कभी सीएनजी, कभी पीएनजी, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी रसोई गैस, कभी खाद, कभी। राजस्थान के करौली घटना पर राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने घटना को पूर्व नियोजित बताते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, कांग्रेस केवल वोट चाहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राज्यपाल ने चिंता व्यक्त की है, उत्साहपूर्ण वातावरण में रहना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जिन लोगों ने हमारी संस्कृति पर चोट की, उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। हो ये पूर्व नियोजित नहीं था तो क्या था? वहां के मुख्यमंत्री के मुंह में लगा कि लाबा पड़ गया हो, कुछ खुल करके नहीं बोल रहे हैं। उन्हें तो केवल एक, कांग्रेस को एक ही वोट चाहिए। हर लोग एक ही मुसलमानों का वोट लेने के लिए कोई भी कुकर्म कर सकते हैं। अगर देश रहेगा तभी हिंदू और मुसलमान। के गवर्नर साहब ने भी चिंता प्रकट की है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है
और मैंने भी कहा है कि संस्कृति को प्रमोट करना हमारा सबका दायित्व है। भारतीय नववर्ष, भारत का नववर्ष, उस समय लोगों का इकट्ठा होना, लोगों का उत्साहपूर्ण वातावरण में रहना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और जिन लोगों ने हमारी संस्कृति पे चोट की है, ये अपराध है, क्षम्य नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लद्दाख के पास बिजली वितरण केंद्रों को चीन के हैकरों द्वारा हैक करने के प्रयासों की रिपोर्ट पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि हैकिंग के ये प्रयास जनवरी-फरवरी में किए गए थे। हमने 2018 से साइबर सिक्योरिटी को काफी मजबूत किया, ऐसी कोशिश सफल नहीं होगी। चर्चा कर रहे हैं आप, या जो प्रतिवेदन जिस पर की आप बात कर रहे हैं, वो हैकिंग का अटेम्प्ट हुआ, अभी नहीं हुआ, वो फरवरी में हुआ, जनवरी-फरवरी में हुआ। उसकी जानकारी हमको हुई, संबंधित राज्यों से, 7 राज्यों से हमारा डिस्कशन हुआ, उनसे रिपोर्ट लिए गए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए हमने 2018 से ही कार्रवाई शुरू कर दी। आप अगर देखेंगे हमारे आदेश वगैरह, उसके लिए हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स जगह लगा दिया। सभी प्रोटोकॉल्स हमारे एकदम फिक्स्ड हैं, जगह पर हैं और काम कर रहे हैं। तो हमारा डिफेंस ठीक है, और जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। तो ये हमने अपना डिफेंस मजबूत कर लिया। इसके लिए ये देखिए साहब, ये देखिए, ये कोई भी जो भी कंट्री, जहाँ भी कंट्री से आता होगा, वो कंट्री डिनाई करती है कि नहीं साहब हमारे लोग नहीं। और इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि अगर यहाँ से प्रारंभ, यहाँ से एमिनेट कर रहा है तो हम दिखाएंगे कि वो। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर काम करने की बात कही। इस दौरान अब तक जारी हुए इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आंकड़ा साझा किया गया। गहलोत ने कहा कि दिल्ली को इलेक्ट्रिकल व्हीकल का गढ़ बनाना है, इस पर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कैपिटल बनाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गढ़ बनाना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले लगातार 3 महीने से हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल लगातार बढ़ती रही है। और उसमें और एक अच्छी खबर है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर, क्योंकि 2 व्हीलर जैसे हमने, आपको याद हो हमने बार बार कहा कि जो पोल्यूशन के एंगल से भी देखें तो मैक्सिमम जो पोल्यूशन और नंबर जो है वो 2 व्हीलर से काफ़ी हैं। तो 36% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोल्ड वो मोटरसाइकिल और स्कूटर हैं, 2 व्हीलर्स हैं। अभी तक 45,900 टिल डेट। संसद में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक बिल को पारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बिल के पारित होने के बाद जांचकर्ताओं को आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के लिए दोषियों की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। वहीं इस बिल पर आप नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बिल जनता को मूर्ख बनाने का बिल है। ये मूर्ख बनाने का बिल है। आप मुझे बताइए, आप क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन करके रख लें। विजय माल्या भाग गया 10,000 करोड़ लेके, नीरव मोदी भाग गया 20,000 करोड़ लेके, नितिन संदेशरा भाग गया 6,000 करोड़ लेके, ललित मोदी भाग गया 3,000 करोड़ लेके। उसको ला पाया आज तक हिंदुस्तान में? आइडेंटिफिकेशन करके रखते हो और उसके बाद हिंदुस्तान से भगा देते हो उनको। तो मैंने ये सवाल उठाया कि भाई 50 करोड़ से ज्यादा जिसके ऊपर कर्ज है उसका पासपोर्ट जब्त कर लो, हिंदुस्तान छोड़ के भागने नहीं पाएगा। कम से कम उसकी संपत्ति जब्त कर पाओगे। उसका 10.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर। 10.5 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता का पैसा बैंकों से निकालकर लूट लिया चंद पूंजीपतियों ने। 10.5 लाख करोड़। कोई चिंता है सरकार? रोज ऐसे नए ड्रामे करने हैं जिससे असली मुद्दा पीछे हो जाए। महंगाई का मुद्दा पीछे हो जाए, शिक्षा का मुद्दा पीछे हो जाए, बेरोजगारी का मुद्दा पीछे हो जाए, किसानी का मुद्दा
तो यही ड्रामा है इनका। आप कर लो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, करते रहो, इससे क्या होगा? झगड़े शुरू होंगे। तुम गुजरात में भी मुकदमा लिखोगे, तुम्हारे खिलाफ बंगाल में लिखा जाएगा। तुम दिल्ली में हमारे खिलाफ लिखोगे, फिर कोई पंजाब में आपके खिलाफ शिकायत दे देगा। ये 21 मुकदमा मेरे ऊपर लिखा उत्तर प्रदेश में। मैं कोई क्रिमिनल हूं? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर बाबा जी ने, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया हमारे। तो ये जो कल जो पास हुआ है कानून, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट जो हैं, जो अपोजिशन के लीडर हैं, उनके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए बना। सरकार का कहना है, सरकार का दावा है कि इससे जो अपराध हो रहा है उसको रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि अपराधी की सारे अपराधी तो इन्हीं के यहाँ भरे हुए हैं, कैसे अपराध कम करेंगे? जो भाजपा में शामिल हो जाता है वो गंगोत्री से नहा के आ जाता है। कितने बड़े बड़े माफिया, गुंडे, चोर, बेईमान सब भरे हुए हैं इन लोगों ने। ये दूर करेंगे अपराध? गुंडों की फौज जिन लोगों ने अपनी पार्टी में भर रखा है, वो अपराध दूर करेंगे? शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र और हमारे खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं, उनके खिलाफ हम लड़ने को तैयार हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी गलत तरह से कार्रवाई करेगी तो महाराष्ट्र ऐसा ऊपर जाएगा कि उन्हें यहां से भागना पड़ेगा। एक वक्त आएगा कि आपको हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। हजारों की संख्या में है, कुछ नहीं, हजारों की संख्या में बाहर भी है। ये हमारे समर्थन में नहीं है व्यक्तिगत, ये माननीय हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के समर्थन में है। ये पूरे शिवसेना और महाराष्ट्र के समर्थन में है। जो लोग महाराष्ट्र के खिलाफ, हमारे खिलाफ वॉर का ऐलान कर चुके हैं, उनके लिए इशारा है। अगर आपको आना है तो आइए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, ये शिवसेना है। आइए, आप क्या करोगे? केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनसीबी हो, कोई भी हो, अगर आप गलत तरीके से रॉन्गफुली एक्ट करेंगे तो ये महाराष्ट्र। झालदा नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद तपन कांदू की हत्या के मामले में नया मोड़ आ चुका है। घटना के चश्मदीद गवाह ने आत्महत्या कर ली, लेकिन यह आत्महत्या सवालों के घेरे में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पर टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर ने कहा कि इसको लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है। मुश्किल है ये साबित करना। जब तक कोई साबित नहीं कर पाते हैं तब तक ये इल्जाम ही रह जाता है। इसको लेके जो मुद्दा बना रहे हैं बीजेपी, ये बीजेपी पिछले चुनाव में जो हार गए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव में हार, तो अभी वो इसी तरह बंगाल को निंदा कर रही हैं, बंगाल के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं ऐसे, ताकि हम थोड़ा पीछे हट जाएं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।